Taxation. Now, before I start with taxation, you need to understand that taxation is of the government. फिस्कल पॉलिसी दो तरह की होती है, एक होती है गवर्नमेंट स्पेंडिंग और एक है टैक्सेशन. अभी हम इस पे बात करेंगे, अभी मेरा टॉपिक नहीं है पॉलिसीज, लेकिन मैं सिर्फ बता रहा हूं कि अगर गवर्नमेंट अपने मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना चाहती है, गवर्नमेंट चाहती है कि इकोनॉमिक ग्रोथ आए, गवर्नमेंट चाहती है इन्फ्लेशन कम से कम हो, स्टेबल हो, माइल्ड हो, गवर्नमेंट चाहती है एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो, गवर्नमेंट चाहती है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स बढ़े, इन्वेस्टमेंट्स बढ़े, तो गवर्नमेंट एक फिस्कल मेजर यूज करती है जिसके अंदर गवर्नमेंट जो है वो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स से और टैक्सेशन का सहारा लेते हुए इकोनॉमी को बूस्ट करती है, उसमें एग्रीगेट डिमांड को बूस्ट करती है. ठीक है ना, गवर्नमेंट स्पेंडिंग और टैक्सेशन के जरिए. सो खैर, फर्स्ट समझ लें कि टैक्सेशन क्या है. टैक्सेशन एक जरिया है गवर्नमेंट का. ठीक है, टैक्सेशन एक गवर्नमेंट का जरिया है जिससे गवर्नमेंट बहुत सारे मामलात देखती है टैक्सेशन के थ्रू. मिसाल के तौर पे टैक्सेशन समझ लो. टैक्स क्या है? व्हाट इज अ टैक्स? टैक्स इज एन अमाउंट दैट इज पेड बाय कंज्यूमर्स और फर्म्स, और नहीं बल्कि एंड फर्म्स, on their incomes, profits, wealth, on their expenditures, and also on the value of the, and also on the product itself. ठीक है. सो बेसिकली टैक्सेशन एक अमाउंट है, ठीक है, जो पे करते हैं कंज्यूमर्स, फर्म्स भी पे करती है. कंज्यूमर्स अपनी इनकम पे इनकम टैक्स देते हैं, फर्म्स अपनी प्रॉफिट्स पे कॉर्पोरेट टैक्स देती हैं, लोग आवाम अपनी वेल्थ पे, यानी जो लोगों के हाउस होल्ड्स की जो वेल्थ होती है, ठीक है ना, दैट इज द गोल्ड, द प्रॉपर्टी एंड एवरीथिंग दैट दे हैव, तो उसके ऊपर वेल्थ टैक्स देते हैं. ऑन देयर एक्सपेंडिचर्स, अगर कोई खर्चा करता है, मैं सपोज करो सेल्फ एक मोबाइल जाके खरीदूं या मैं कोई रेस्टोरेंट में जाके खाना खाता हूं, तो उसके ऊपर उसके ऊपर जो मैं एक्सपेंडिचर करता हूं, उससे जो मेरी इनकम, सॉरी, वो जो मैं एक्सपेंडिचर कर रहा हूं, सो उस एक्सपेंडिचर के ऊपर भी मैं टैक्स दूंगा इन द नेम ऑफ सेल्स टैक्स, जीएसटी, दैट इज योर सेल्स टैक्स. ठीक है. इसी तरह गवर्नमेंट जो है वो फर्म्स के ऊपर भी टैक्स लगाती है. यानी जब हम कहते हैं गवर्नमेंट फर्म्स पे टैक्स लगाती है, तो अगर वो जो प्रोडक्ट बना रहे हैं, सपोज करो अगर कोई भी प्रोडक्ट बन रहा है, इट कैन बी एनी प्रोडक्ट, राइट, सो व्हाटएवर प्रोडक्ट्स द फर्म्स आर मेकिंग, दे आर आल्सो रिक्वायर्ड to pay a tax on it in the form of an indirect tax, because indirect tax is a tax that is imposed on firms on product पे लगता है ये टैक्स. ठीक है. तो ये मुख्तलिफ तरीके हैं टैक्सेस कलेक्ट करने के. ठीक है. बात करते हैं गवर्नमेंट टैक्स क्यों लगाती है. सबसे इंपॉर्टेंट सवाल जो पास्ट पेपर में भी आता है कि why गवर्नमेंट imposes taxes. टैक्स लगाने के रीजंस क्या है? व्हाई गवर्नमेंट इंपोजेस टैक्सेस? लिविंग स्टैंडर्ड्स को बेहतर करने के लिए. ठीक है. सो गवर्नमेंट जो है वो टैक्स क्यों लगाती है? सबसे पहली बात तो ये है कि गवर्नमेंट टैक्स इसलिए लगाती है निव्यान, प्राइमरी रीजन इज because taxes are a source of government revenue. Taxes are a source of revenue for the government, a major source of revenue. गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू है उसकी मेजर सोर्स क्या है? टैक्सेस है. टैक्सेस आर अ सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट. ठीक है ना. तो टैक्सेस बहुत मेजर वो है, बिकॉज गवर्नमेंट अपने जो एक्सपेंडिचर्स होती हैं, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स एंड स्पेंडिंग जो होती है, दैट इज प्राइमरली फाइनेंस्ड थ्रू टैक्सेस. दैट इज प्राइमरली फाइनेंस्ड थ्रू टैक्सेस. इधर ही मैं आपको एक बात और बता दूं कि अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर यानी गवर्नमेंट स्पेंडिंग अगर टैक्स रेवेन्यू से ज्यादा है, whatever the revenue that has been collected as taxes, अगर उससे ज्यादा है,
So this will basically result into a budget deficit. ठीक है, remember that. It is going to result into a budget deficit. Now, what is a budget deficit? Budget deficit is when the government spending exceeds the tax revenue. यानी मिसाल के तौर पे, let's suppose if I say that पाकिस्तान की जो government spending है in 2020, that is supposed to be, let's suppose 2020 में हमें गवर्नमेंट कहती है 2020 में हमें जो है ना वो लेट्स सपोज $15 मिलियन की स्पेंडिंग करनी है, ठीक है, लेकिन टैक्स से जो पैसे कलेक्ट हुए हैं दैट इज ओनली लेट्स सपोज $10 मिलियन, राइट? सो देयर इज अ डेफिसिट that still needs to be there's a deficit that still needs to be rectified, because this deficit of 5 million means that the government can't utilize the government can't spend 5 million now because it doesn't have the revenue to spend 5 million. So how will the government use this? How will the government finance this tax? How will the government finance this budget deficit now? The government will finance this budget deficit through borrowing, financing the budget deficit. How can it do that? It will do that through borrowing from the public and commercial banks. अब इस पे मैं आता हूं by selling bonds. इस पे हम बाद में डिटेल में बात करेंगे. इस कॉन्सेप्ट को बच्चों हम क्या बोलते हैं? इस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं डेफिसिट फाइनेंसिंग. क्या बोलते हैं? Deficit financing, which is also known as through public sector borrowing requirement. Okay, so पहला जो रीजन है टैक्सेस इंपोज करने का वो क्या है? It acts as a source of revenue for the government. ठीक है ना? जो दूसरा रीजन है टैक्सेस को इंपोज करने का वो ये है कि it क्या कहा था? To improve what? To किस तरीके से? How do you say, what do you mean by improving living standards? How will the taxes improve living standards? So इसका रीजन है to reduce income inequality. ठीक है ना? How does the government do that? Through imposing a progressive tax system. इस बारे में हमने पिछली क्लास में भी बात की थी. अमीर को ज्यादा टैक्स करना, गरीब को कम टैक्स करना. दूसरा तरीका क्या होता है? Spending the tax revenue back on the economy in health, education, welfare benefits. ठीक है ना? This improves people's incomes and creates jobs. तो दो तरीके हैं इनकम इनइक्वालिटी को कम करने के. पहला तरीका क्या बताया मैंने? पहला तरीका बताया थ्रू अ प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम. दूसरा तरीका मैंने बताया कि स्पेंड करें टैक्स रेवेन्यू बैक ऑन दी. ये दो तरीके हैं कि गवर्नमेंट टैक्सेस के थ्रू इनकम इनइक्वालिटी कैसे कम करती है. रिड्यूसिंग इनकम इनइक्वालिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है ना? रिड्यूसिंग इनकम इनइक्वालिटी मींस दैट यू आर ब्रिजिंग द गैप बिटवीन द रिच एंड द पुअर. देखो, मुल्क में अमीर लोग अगर हैं और फिर दूसरी साइड पे बहुत गरीब है ना. अब हमारा मसला हमारे मुल्क में या तो बहुत अमीर लोग हैं या बहुत गरीब लोग हैं. बहुत अमीर होना अच्छा है लेकिन बहुत गरीब भी नहीं होना. या तो हमारे मुल्क में लोगों के पास गाड़ी है ही नहीं, और अगर गाड़ियां हैं तो बहुत बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, या फिर लोगों के पास गाड़ियां अफोर्ड नहीं कर सकते लोग. या तो हम देखते हैं कि लोग लैविश घरों में रह रहे हैं, या फिर लोगों के पास घर नहीं है. लोग जो हैं वो एक सिंपल एयर कंडीशन भी अफोर्ड नहीं कर सकते. सही है? सो दिस इज इनकम इनइक्वालिटी, जिसको हम क्या बोलते हैं? रिलेटिव पॉवर्टी. रिलेटिव पॉवर्टी ज्यादा नहीं होनी चाहिए. गवर्नमेंट का एक ऑब्जेक्टिव भी होता है टू रिड्यूस इनकम इनइक्वालिटी.
तीसरा क्या हमारे पास तरीका है, सो और क्या रीजन होता है गवर्नमेंट का टैक्सेस इम्पोज करने का अपार्ट फ्रॉम दिस? तीसरा रीजन होता है टू रिड्यूस प्रोडक्शन, टू रिड्यूस प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ demerit goods. ठीक है, to reduce production and consumption of demerit goods. ये this is another objective. तो टैक्सेस इम्पोज करने का जो थर्ड रीजन है, ओके, सो जिन बच्चों ने अभी ज्वाइन किया है वो सुन लें कि हम टैक्सेशन का चैप्टर पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसके ऊपर टैक्सेशन के ऊपर एक सवाल पास्ट पेपर्स में आ जाता है 6 या 8 मार्क्स का, टू रिड्यूस द कंजम्पशन बिटवीन टू रिड्यूस द प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ डीमेरिट गुड्स, ठीक है ना। सो इसे किस तरीके से करेंगे हम? इनडायरेक्ट टैक्सेस इंपोज करेंगे, ये हम पढ़ चुके हैं माइक्रो में भी, बाय द वे। इनडायरेक्ट टैक्सेस इंपोज करेंगे किसके ऊपर? ऑन फर्म्स, ठीक है ना, फर्म्स के ऊपर। सो इससे क्या होगा? उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, विच विल रिजल्ट इनटू आउटपुट ऑफ demerit goods falls, ठीक है ना। prices will rise, prices of harmful goods will rise, and what will happen? This will reduce consumption too. So the whole objective of the government is to reduce the production and demand of goods, and इसके पीछे जो major objective होता है that is to reduce negative externalities. And this will also improve society's welfare. ठीक है, डन, ये भी हो गया। और क्या रीजन आपको लगता है कि गवर्नमेंट टैक्सेस क्यों लगाती है? टू मैनेज एंड अचीव इट्स मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स। मिसाल के तौर पे गवर्नमेंट क्या कर सकती है? एनीवन? तो ठीक है, ओके, सो अगर हम लेट्स सपोज, सो फॉर एग्जांपल इफ द ऑब्जेक्टिव इज टू रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट, सो लेट्स सपोज अगर हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, the objective is to reduce unemployment, तो अगर हम अनएम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस करना चाहते हैं तो हम क्या करें? सो अनएम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें अक्षय टैक्सेस कम कर देने चाहिए। टैक्सेस जब हम कम करेंगे तो बेसिकली क्या होगा? पीपल विल हैव मोर डिस्पोजेबल इनकम्स, बिकॉज जब इनकम टैक्स कम हो जाएगा तो पीपल हैव मोर डिस्पोजेबल इनकम्स, which means कि spending will rise. Spending will rise, aggregate demand will rise. When aggregate demand will rise, it will create more employment opportunities because firms would hire more labor, right? इसी तरीके से if the firm reduces the indirect taxes as well, so that would reduce the cost of production of firms too. And reducing the cost of production would mean that when firms with cost will reduce, they will produce more goods. When they will produce more goods, automatically it would mean that they would hire more and more people, and hence that would also reduce unemployment as well. However, on the other hand, if the objective is to reduce inflation, now how do you reduce inflation? In order to reduce inflation, you need to reduce aggregate demand, you need to reduce AD, right? In order to reduce AD, you must make sure that you increase taxation. So you would actually increase the amount of taxes in the economy. You will be charging more income taxes, more corporate taxes, because the objective is to reduce AD. So in order to reduce AD, you need to reduce the two main objectives. The two main components of AD are that you need to reduce the consumption and you need to reduce the investments. To reduce the consumption and to reduce the investments, to reduce the consumption, what do you need to do? To reduce the consumption, you need to increase income tax, and you need to increase your sales tax as well. So इसके लिए हम तरीका ये है कि आप इनकम टैक्स को बढ़ा दें, ठीक है, और आप सेल्स टैक्सेस भी बढ़ा दें, जीएसटी बढ़ा दें। तो सेल्स टैक्स बढ़ेंगे तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर खुद ब खुद गिर जाएगा। इनकम टैक्स बढ़ाएंगे तो इनकम टैक्स बढ़ाने से व्हाट इज गोइंग टू हैपन? योर डिस्पोजेबल इनकम इज गोइंग टू फॉल, राइट? डिस्पोजेबल इनकम आपकी फॉल हो जाएगी। तो अगेन हेंस इसी तरीके से इन्वेस्टमेंट्स को गिराने का तरीका क्या है? यू इंक्रीज योर इनडायरेक्ट टैक्सेस ऑन फर्म्स, ठीक है,
and also you increase your corporate taxes, because corporate taxes जब बढ़ेंगे so it would reduce the firm's profits, and this would act as a disincentive for firms. So this is how the government can use taxation as a way to achieve its objectives. ठीक है ना? This is just a short way of explaining. ठीक है, जब हम policies पढ़ेंगे तो हम मजीद इस पे डिटेल के ऊपर बात करेंगे कि और क्या रीजंस हो सकते हैं गवर्नमेंट के, ओके, दे आर सोर्स ऑफ फाइनेंस हो गया, रिड्यूसिंग इनकम इनक्वालिटी. आई थिंक दीज आर मोर देन इनफ. चार मेन हमने कर लिए. Okay, so I can think of two more reasons, and they are that taxes can also be used to discourage imports. How? Tariffs and duties are basically import taxes. These are import taxes. So higher import taxes would basically increase the price of imports. This would basically increase the price of imports and increase the price of imports, and this would basically reduce import expenditure. Just don't just say it would reduce imports. In fact, a better way to say it is that it would reduce import expenditure. So when import expenditure would fall, automatically balance of trade would improve. Okay, that's another reason to basically impose taxes. Okay, and another reason to impose taxes is to basically to the government imposes taxes to maybe as a concern for the environment, to protect the environment, right? How can the government do that? So for example, the government can tax firms who have disregard for their productive activities that are harming the environment. So for example, आपको पता है कि ये जो landfill sites होती हैं, do you know what landfill sites are? Landfill sites are basically those places जहाँ पे कचरा डंप किया जाता है, right? तो landfill sites के ऊपर आप basically क्या बनाया? Basically laws बनाए, laws to reduce waste being dumped on landfill sites. ठीक है ना? एक एग्जांपल दे देना. दूसरा ये हो सकता है कि टैक्सेस लगाएं आप, टैक्सेस ऑन लैंडफिल्स, कि आप कचरा जब एक जगह पे जाके, बिकॉज हर कंट्री में ये लैंडफिल साइट्स होती हैं जहाँ पे तमाम इंडस्ट्रियल वेस्ट आके वहां पे डंप किया जाता है. सो उसके ऊपर कुछ ना कुछ पाबंदी एंड चेक एंड बैलेंस होना चाहिए. और अगर वो हद, या फिर आप ये करें कि आप फर्म्स को बोलें कि ठीक है आप लैंडफिल करें लेकिन फिर आप टैक्स भी दें हमें, तो टैक्सेस उनको थोड़ा सा डिस्करेज करेंगी. ठीक है ना? टैक्सेस ऑन लैंडफिल साइट्स. तो इससे क्या होगा, जब टैक्सेस करेंगे ना, दिस वुड बेसिकली discourage landfill waste and encourage firms to recycle more of their waste. Because एक तरह से जब आप, because it would make dumping of waste expensive, right? Dumping of waste जो है वो एक तरह से आपकी समझ लें expensive हो रही है. So it's better to always give an example in the exam. ठीक है? इसी तरीके से बहुत सारे countries जो हैं, a lot of developed countries के अंदर एक there's a concept that is known as क्या कहते हैं, there's in developed countries a lot of people in developed countries a lot of the state have passed laws regarding क्या कहते हैं, when people basically, so increasing taxes on petrol to reduce car consumption, because car consumption is also dangerous. That is why more and more cars that run on electricity and batteries are now being developed as a means of sustainable economic growth.
Because remember, we studied sustainable economic growth means economic growth that is without negative externalities. So if you come up with those kind of cars that are more environmental friendly, because cars that run on batteries and electric cars, they are environment friendly. Because however, cars that run on petrol, they convert the petrol energy into, I don't know, some physics behind it, but that results into harmful exhaust emissions that are dangerous for the environment. ठीक है ना? Because आपको पता है कि अगेन इससे क्या होता है, कार यूजेज जो है, कार कंजम्पशन, कार यूजेज जो है, दैट इज रिजल्टिंग इनटू dangerous, harmful emissions. And these are all examples of negative externalities. These are all examples of negative externalities. ठीक है ना? That you can give in the exams. पाकिस्तान में तो इन चीजों के ऊपर इतना फोकस ही नहीं है, लेकिन a lot of developed countries, a lot of European countries, Sweden, Finland, a lot of these, Norway, a lot of these countries are one of those countries who are rated amongst the international organizations as good countries to live in, with high levels of living standards, right? And high levels of economic welfare. Because economic growth is a measure of how much GDP the economy is producing. But economic welfare is a measure of happiness. So this is a measure of economic welfare, right? So एग्जाम में आपके ये भी सवाल आता है, और हमने इस बात में डिस्कस किया भी था जब हम इकोनॉमिक ग्रोथ पढ़ रहे थे, कि इकोनॉमिक ग्रोथ इज बेसिकली ऑल अबाउट जीडीपी, एंड जीडीपी इज नॉट अ वेरी गुड मेजर of economic welfare. Yes, a higher GDP is an indication that yes, economic welfare would obviously be good because more goods and services are being produced, so more incomes are being generated. But who cares about incomes if you can't get out of your house in peace? अगर यहाँ पे 24/7 हड़तालें होती रहेंगी और रोड पे तोड़म फोड़ होती रहेगी, तो what kind of a country are we living? सही है ना? This is basically a measure of economic welfare. Then moving forward, हमारा ये वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया.